हाँ, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर एक लम्हा जिंदगी का इम्तिहान होता है डरने वालों को मिलता नहीं कुछ, है डरने वालों को मिलता नहीं कुछ, और इस दुनिया में लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। सो हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में। आई वेलकम ऑल ऑफ यू एट माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को लेकर के आई हूँ, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 महत्वपूर्ण अंतरों को बताने वाली हूँ। सबसे पहला हमारा धमनी एवं शिरा में अंतर, दूसरे में हम रुधिर एवं लसिका के बारे में अंतर, और तीसरे में हम दारू एवं पोषवाह के बारे में अंतर देखेंगे, जिससे कि हम जाइलम एवं फ्लोएम के बारे में भी अंतर बोल सकते हैं। तो चलिए बिना आपका समय बर्बाद किए हम आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग को भी सेम टू सेम ऐसा ही बनाना है, लेकिन सेंटेंसेस आप ऐसा नहीं लिख सकते। मतलब ये है कि जैसा नहीं है कि जैसा दीदी ने लिख दिया हम वैसा ही सेम टू सेम याद कर लेंगे और वैसा ही जा करके छाप देंगे, तो ऐसा आप कर ही नहीं पाओगे। रीजन ये है कि हो सकता है कि मैंने ऐसा लिख दिया, आप इस चीज को थोड़ा आगे पीछे करके याद कर लो। वो तो आपके माइंड के कैपेसिटी के ऊपर है कि आप इसको कैसे याद कर पाते हो। सबसे पहले देखो, मैंने आप लोग को हार्ट के बारे में पढ़ा दिया है, धमनी एवं शिरा के बारे में भी बता दिया है। मतलब उसमें तो मैंने आर्टरी और वेन्स करके नाम लिया था, तो आर्टरी को हम धमनी बोल देंगे और वेन्स को हम शिराएं बोल देंगे। तो हमें उसी धमनी एवं शिरा के बारे में अंतर को देखना है। सबसे पहली बात करें तो मैंने उसी वीडियो में आप लोग को बता दिया था कि जो धमनी होती है वो हमारे ब्लड को हार्ट से लेकर के शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। देखो, जब हमारा ब्लड प्योर हो जाता है, हो सकता है कि आपको ये लिखी चीजें याद ना हो, तो लॉजिक से याद रखो ना। अगर हार्ट याद है तो एकदम आराम से याद कर सकते हो, कि जैसे दीदी आपने हार्ट में बता दिया था, पहले तो इम्प्योर वाला था, लेकिन जब हमारा पूरा प्योर हो चुका था तो मैंने आप लोग को बताया था कि देखो अब प्योर हो चुका है, अब ये धमनियों के द्वारा हमारे पूरे शरीर में फैल जाएगा। तो सीधा सा मतलब यही है कि जो धमनी होगी वो रुधिर को हार्ट से पूरे शरीर के विभिन्न सारे अंगों तक लेकर के जाएगी। वहीं पे जस्ट इसका अपोजिट हम करेंगे शिराओं के लिए, यानी कि वेन्स के लिए। हो सकता है कि आप लोग को कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। उस वीडियो में मैंने आप लोगों को इंग्लिश में बता दिया था, बट इन दिस वीडियो मैं आप लोगों को हिंदी में बता दे रही हूँ, तो प्रॉब्लम ना हो इसके लिए मैं आप लोग को लिख दे रही हूँ। तो आर्टरी हम कर देंगे धमनियों के लिए और वेन्स हम कर देंगे शिराओं के लिए। तो अगर देखो आप लोग को इधर का मैं बताऊँ, दोनों मत याद करो, केवल धमनी वाले पॉइंट को याद कर लो, अपोजिट करके शिराओं वाले पॉइंट को लिख लेना। आप लोग को इसमें मेहनत करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सेकेंड, पहले इसका शिराओं वाला पॉइंट देख लो। जैसे धमनी क्या कर रहा था, हमारे ब्लड को हार्ट से बॉडी के सारे पार्ट तक लेकर के जा रहा था। तो जब हम शिराओं की बात करेंगे तो ये शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर को हार्ट की ओर लेकर के जाएगा। शिराएं जैसे देखो आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा ना, ये थोड़ी सी मतलब डार्क ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की, ये सारी शिराएं हैं जो कि क्या करेंगी, ये हमारे शरीर के सारे बॉडी पार्ट से ना हमारे हार्ट तक लेकर के जाएंगी, किसको, ब्लड को लेकर के जाएंगी। और इसीलिए कहा जाता है ना कि आप ये वाला नस कोई काटता है तो वो मरने से रहा, क्योंकि इसमें कपाट लगे हुए हैं। फिर ये शिराएं हैं, इसे तो आप मरोगे ही नहीं काट करके। अगर धमनियां होती तो लगातार ब्लड बहता रहता है तो इंसान मर सकता था। सेकेंड वाले पॉइंट की बात करें धमनी में, तो इसमें कपाट नहीं होता है। कपाट नहीं होंगे तो जो हमारा प्योर ब्लड है ना वो एकदम लगातार तेजी से स्पीड में बहता रहता है। लेकिन जब शिराओं की बात करेंगे तो इसमें अर्धचंद्राकार कपाट लगे होते हैं। कपाट लगने की वजह से ये ऐसे रुक रुक करके निकलेगा, कोई इसे कट भी कर लिया तो भी वो रुक रुक करके ब्लड निकलता रहेगा। थर्ड पॉइंट की बात की जाए तो धमनी में ऑक्सीकृत रुधिर रहता है। ऑक्सीकृत का मतलब है कि इसमें हम O2 वाले ब्लड को देखते हैं। धमनी मैंने बताया था लंग्स से प्यूरिफिकेशन के बाद वो लेकर के जाता है। दैट मीन कि इसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ऑक्सीकृत ब्लड होगा। और जब शिराओं की बात करेंगे तो इसमें अनऑक्सीकृत रुधिर होगा। केवल इन सारे पॉइंट को आप लोग को याद करना है, और ये सारे तो जस्ट इसके अपोजिट है, आप उसे याद कर लोगे। और देखो जो धमनियां होंगी वो ऐसे तो आपको दिखाई देंगी नहीं, बिकॉज वो बॉडी पार्ट में बहुत ज्यादा अंदर जा करके है, तो उनका कलर जो होता है वो कुछ पिंक कलर में
या फिर लाइट रेड कलर में होता है, यानी कि गुलाबी या फिर चमकीले लाल रंग की होती है। देखो हो सकता है कि आप लोग को ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा या फिर आप भूल जाओगे, तो पढ़ने का ना एक और तरीका होता है। जैसे कि आपको इसके बारे में याद करना है तो क्या करो, यूट्यूब पर 3D एनिमेशन वाली वीडियोस को मंगा लो। हो सकता है कि ऐसे मैं पढ़ा दूं, आप भूल जाओगे, लेकिन ना जब आप फोन पे मंगा करके देखोगे तो उसमें आपको एकदम ऐसे खोल करके बॉडी पार्ट्स का पूरा दिखाएगा, उसमें धमनिया नाम भी लिखा रहेगा और वो ऐसे रेड कलर का दिखेगा भी, और अदर साइड हमारे सीनाओं को भी दिखाएगा, वो थोड़ा ब्लू कलर में जैसे मार्कर का हमारे कैप है कुछ इसी कलर में दिखाता है, तो वो आप लोग को आसानी से याद हो जाएगा। अब जब सिराओं की बात करेंगे तो इसमें गहरी लाल या फिर कुछ नीली हरी सी ये दिखाई देती हैं, और जो बहुत ज्यादा गहरा लाल होगा ना वो हमें थोड़ा थोड़ा हरा कलर की तरह दिखने लग जाता है, या फिर थोड़ा नीला कलर में भी। जैसे आप ही अपने में देख लो, आप इसे कौन सा कलर बोल सकते हो। कभी आपको लगेगा कि अरे ये तो हमें ग्रीन ग्रीन लग रहा है, और बीच में देखोगे तो लगेगा कि नहीं ये तो थोड़ा नीले कलर में लग रहा है। तो इसी तरीके से अगले पॉइंट की बात करें तो जो धमनियां होती है, ये मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था कि ये हमारे शरीर में बहुत ज्यादा गहराई में स्थित होती है। ऐसे बाहर से काटोगे तो नहीं कटने वाली, तो सिराएं कट जाएंगी, धमनियां नहीं कटेंगी। ये ना बॉडी में बहुत ज्यादा गहराई में स्थित होती है, क्योंकि पूरे बॉडी ऑर्गन तक इन लोगों को ब्लड लेकर के जाना होता है, और इतनी ज्यादा पतली पतली होती है ना कि आपको पता ही नहीं चल पाएगा। वो सिराओं की बात करें तो ये त्वचा के समीप स्थित होती हैं, एकदम नॉर्मल से याद रखो, ये हमारा त्वचा है, देखो कैसे इसके समीप स्थित है, आप इसे देख भी सकते हो। अगले पॉइंट की बात करें धमनियों की, वैसे ये 5वां पॉइंट आप लोग के एग्जाम में देखो जो आएगा ना, 4 पॉइंट किसी भी अंतर कोई भी आता है ना, तो अगर 4 पॉइंट आपने अच्छे से लिख दिया, और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें कि आप एग्जाम्पल दे सकते हो तो आप उसे दे दिए, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो अगर आप लोग को ये 4 पॉइंट या ये 4 पॉइंट याद हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है, पर अगर याद करने की कैपेसिटी है तो ये 5वें वाले पॉइंट को भी याद कर लेना। स्टडी का बहुत ज्यादा बर्डन ना हो जाए, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा बताती भी नहीं हूँ। रीजन ये कि जितना बताए उतना याद होना चाहिए। पता चला एक तरफ से सारा पढ़ते जा रहे और एक तरफ से सारा भूल गए, तो ऐसा पढ़ने का तो मतलब ही नहीं रह जाएगा। 4 पॉइंट पढ़ो लेकिन सारे याद होने चाहिए। चलो नेक्स्ट पॉइंट देख लो, अगर याद कर पाओ तो जरूर याद कर लेना। 5वां क्या है कि धमनियों की भित्ति मोटी एवं लचीली होती है, और जब हम सिराओं की बात करेंगे तो इसकी भित्ति पतली होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगले वाले अंतर को देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे देख लेते हैं। सेकंड वाला अंतर हमारा है कि रुधिर एवं लसिका में अंतर। रुधिर एवं लसिका में क्या अंतर होता है? हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है, और केवल इम्पोर्टेंट ही नहीं, आप इसे फिक्स बोल सकते हो कि एग्जाम में तो ये किसी ना किसी सेट में जरूर से दिख जाएगा। तो हम इसे देख लेते हैं। देखो जो हमारा रुधिर यानी कि जो हमारा ब्लड होता है, और लसिका यानी कि जो लिम्फ होता है। तो रुधिर में हमारे लाल रुधिराणु पाए जाते हैं, इसको ऐसे याद रखिए, रुधिर से रुधिराणु याद रखिए, तब आपको याद रहेगा कि रुधिर में लाल रुधिराणु पाए जाते हैं और लसिका में लाल रुधिराणु नहीं पाए जाते। देखो लसिका में रुधिर नहीं लिखा है, इसका मतलब इसमें लाल रुधिराणु नहीं पाए जाएंगे, लेकिन जो रुधिर है तो रुधिर से आप रुधिराणु को याद रखोगे, इसमें लाल रुधिराणु पाए जाते हैं। सेकेंड वाले डिफरेंस की बात करें तो रुधिर जो हमारा ब्लड होता है उसमें हमें अच्छे से पता है कि ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। वैसे तो बहुत सारी चीजें ब्लड में होती हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ होता है ये ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। वही अगर हम लसिका की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ नहीं बल्कि उत्सर्जी पदार्थ की मात्रा अपेक्षाकृत ज्यादा होती है। होंगी और भी चीजें, लेकिन इसमें जो उत्सर्जी पदार्थ होंगे वो अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा अधिक होंगे। थर्ड वाले डिफरेंस की बात करें तो रुधिर वाहिनियों में परिसंचरित होता है, यानी कि जो हमारा रुधिर होता है वो रुधिर वाहिनियों में बहता है, और जो लसिका होगा वो लसिका वाहिनियों में परिसंचरित होगा, या लसिका वाहिनियों में परिसंचरित होता है। रुधिर है तो रुधिर वाहिनी में जाएगा, लसिका है तो लसिका वाहिनी में जाएगा। तो ये भी कितना इम्पोर्टेंट और आसान सा था ना, और यही फिक्स है आपके एग्जाम में आने वाला, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे वाले तीसरे वाले अंतर को देख लेते हैं, जो कि है दारू एवं पोषवाह में अंतर। अब हो सकता है कि आपको दारू और पोषवाह का तो नहीं पता हो, लेकिन जाइलम एवं फ्लोएम का जरूर पता होगा। तो दारू को हम जो जाइलम बोलते हैं और फ्लोएम को हम पोषवाह बोल देते हैं। हो सकता है कि मैं आप लोग को जाइलम फ्लोएम ही बता दूं, लेकिन सोचो एग्जाम में अगर दारू और पोषवाह आ गया, फिर आप बोलने लगोगे दीदी आपने हमें बताया ही नहीं था। तो एग्जाम में ना कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसा ही प्रश्न दे देता है, तो इसीलिए मैंने ऐसा ही लिख दिया है। तो सबसे पहला स्टार्टिंग देखो हम वहां से करते हैं अंतर में, जो कि आपको पहले से पता है। दारू को छोड़ो, आप जाइलम का काम मुझे बता दो। आप यही बताओगे ना कि जाइलम का मुख्य कार्य जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवणों को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाना होता है। सो सिंपल। और आप जाइलम की जगह दारू करके पहला अंतर यही वाला लिख दो। पहला अंतर यही होगा कि दारू का मुख्य कार्य जड़ों द्वारा अवशोषित जल, यानी कि जड़ जो पानी को अवशोषित करेगा और खनिज लवणों को, और जो खनिज लवण को एब्जॉर्ब करेगा, पादप के अन्य भागों में पहुंचाना होता है। यानी कि जड़ जो पानी और खनिज लवणों को अवशोषित करेगा, उसे दारू वो लेकर के जाएगा कहाँ? पौधे के अन्य भागों तक पहुंचा देगा। और पोषवाह यानी कि फ्लोएम की बात करें तो ये पोषवाह का मुख्य कार्य जो होता है, ये पत्तियों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थों को पादप के अन्य भागों में पहुंचाना होता है। हम जानते हैं कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, यानी कि उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो उसमें क्या होगा कि जो मतलब उसके लीफ में, पत्ती में जो खाना बना रहेगा, भोजन बना रहेगा, उसको पौधे के अन्य भागों में पहुंचाने का काम पोषवाह का हो जाता है। और दारू की बात करें तो जो दारू है ना, वो एक जटिल ऊतक है, जो कि वाहिनिकाओं, वाहिकाओं, दारू मृदुतक और दारू रेशे से मिलके बना होता है। थोड़ी सी डिफिकल्टी तो आपको होगी, पर आपको याद करना पड़ेगा। वाई? बिकॉज ये आपके एग्जाम में आएगा और आप लोग को नंबर दिला करके जाएगा। जब पोषवाह की बात करेंगे तो ये चालनी नलिकाओं, सहकोशिकाओं और पोषवाह मृदुतक और पोषवाह रेशे से मिलकर के बना होता है। ये तो आप लोग को याद ही करना पड़ जाएगा। और अगर याद करने का कोई तरीका अच्छा सा बताओ तो हमें भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और सारे बच्चों को भी पता चल जाएगा। दारू की बात करें तो इसमें इतने सारी है ना, लेकिन इसमें से ये जो दारू मृदुतक है, ये जीवित कोशिकाएं इसमें होती हैं। और जब पोषवाह की बात करेंगे तो इसमें चालनी नलिकाएं और सहकोशिकाएं जीवित होती हैं। देखो इसमें ये चालनी नलिकाएं हैं और ये सहकोशिकाएं हैं, तो यही इसमें जीवित होती हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग को क्या करना है, स्टार्ट योर टॉपर बिकमिंग जर्नी विद द टॉपर बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल। और अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो हमारा ये प्रयास, हमारा ये द हार्ड 1.2 बैच, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। और कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे ना जिनको कि ये अंतर नहीं पता होगा, तो उनके साथ आप शेयर कर सकते हो। और अगर कोई डाउट आपके मन में हो या फिर आपको कुछ कहना हो हमसे, और इसका कोई अच्छा से याद करने का तरीका पता हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में बता दोगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।